हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और आज हम पढ़ेंगे गवर्नर्स ऑफ स्टेट के बारे में, जिसको हिंदी में हम राज्यपाल भी कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। ये एक स्टेट के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। और ये प्रेसिडेंट के बाद मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ गवर्नर, ताकि कि जब आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे उसका फिर गवर्नर पढ़ोगे, फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करके दोनों को जब पढ़ोगे तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी काफी हेल्प मिलेगी। और प्रेसिडेंट की बहुत सारी चीजों को समझने में भी आपको इससे हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि एक तरह से रिवीजन हो जाएगा इसमें आपका, है ना। तो फिर शुरू करते हैं। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट में सबसे पहले जानेंगे कि देखो, ये जो गवर्नर होते हैं वो हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट होता है। मतलब ये सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के। ठीक है। और वो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन भी यूज कर सकते हैं। वैसे ही जो गवर्नर होते हैं वो यहाँ पे स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करते हैं, और कुछ स्पेशल केसेस में वो भी अपनी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 153 से 167, यानी 153 से 167 के बीच में गवर्नर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया गया है। ठीक है। इंडियन स्टेट में जो है गवर्नर को डुअल रोल मिला हुआ है, जिसमें पहला है नॉमिनल हेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। इसको टिटुलर हेड भी कहते हैं या हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। ठीक। और दूसरा जो है इनका रोल है वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट स्टेट में रह करके काम करना, ताकि स्टेट में सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की फेलियर तो नहीं हुई है, ये सब देखते रहना। ठीक है। क्योंकि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट्स पे एक साथ ध्यान तो नहीं दे सकता, इसीलिए उनके एज एन एजेंट उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर काम करते हैं, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बकायदा फॉलो हो। ठीक है। जैसे अभी रिसेंट मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसीलिए वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया। तो वो गवर्नर की सहमति से ही लगाया, गवर्नर ने लिख करके दिया जब सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को, कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो चुका है, तो जाकर के फिर वहां पे ये प्रेसिडेंट रूल लगा है। ठीक है। इसके बाद जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल मिलकर बनाते हैं, वैसे ही स्टेट में भी स्टेट एग्जीक्यूटिव को गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये मिलकर के बनाते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव को। याद रखना, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बनाते हैं स्टेट में, और अटॉर्नी जनरल बनाते हैं सेंट्रल में। सॉलिसिटर जनरल नहीं, अटॉर्नी जनरल, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, और जब मैं पढ़ाऊंगा इसको तो फिर तब मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जैसा कि मैंने बताया था कि आर्टिकल 153 से 167 पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट एग्जीक्यूटिव के स्ट्रक्चर को आउटलाइन किया गया है। आर्टिकल 153 में ये कहा गया है कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर होता है, लेकिन एक गवर्नर दो या दो से ज्यादा स्टेट के भी हो सकते हैं। ये हमारा सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 1956 के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है। फिर आर्टिकल 155 में फिर कहा गया है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और इसके लिए कभी भी कोई इलेक्शन नहीं होती, यानी गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के वारंट एंड सील के अंदर होता है। मतलब प्रेसिडेंट साइन करते हैं, उसके अंदर ही गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद में फिर जो आर्टिकल 156 है, इसमें ये कहा गया है कि गवर्नर तब तक अपनी पोजीशन पे रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। 5 साल के का ऑफिशियल इनका टेन्योर होता है, लेकिन प्रेसिडेंट की मर्जी से कभी भी इन्हें हटाया जाता है। कुछ ऐसे कुछ कुछ जगह पे आप देखोगे गवर्नर्स को 3 साल में हटाया जाता है, 2 साल में हटाया जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जैसे सरकार रिजीम चेंज हुई तो गवर्नर हटा दिए गए, नई रिजीम है तो उसके गवर्नर आ गए। ठीक है। तो उनका इसीलिए कोई ऑफिशियल टेन्योर तो 5 साल का होता है, लेकिन फिक्स टेन्योर नहीं होता इनका। मतलब गवर्नर जो है एक इंडिपेंडेंट पावर होल्डर नहीं है, बल्कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। ठीक है। ये रीजंस हुए क्योंकि एक बार मेंस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम करता है। तो हाँ, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं गवर्नर के पास। ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वही काम करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है तो वो किसी के अंडर कैसे ही काम करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ उनके पास अपनी भी डिस्क्रिशन है, अपनी भी पावर है। लेकिन ये है कि हाँ, मेजरली उनके जो पावर्स हैं वो लिमिटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करने के लिए। ठीक है।
तो ये आप ध्यान रखोगे। और ये आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो आपको और डिटेल में मिलेगा ये चीजें। ठीक, तो मैंने उसका ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया है आपको यहाँ पे। फिर इसके बाद फिर हम देखेंगे अपॉइंट क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट। तो गवर्नर का सिलेक्शन होता कैसे है, कौन अपॉइंट करता है इसका? सबसे पहली बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, और कौन गवर्नर बन सकता है? इन सबसे पहला उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि इंडियन सिटीजन वो होना ही चाहिए। और दूसरा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 35 साल की एज होनी चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए वो। और चौथा, उनको हटा कौन सकता है? प्रेसिडेंट की मर्जी से कभी भी हट सकते हैं ये गवर्नर। ठीक है। उसके बाद जो है गवर्नर की अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल होती है। कई बार रूलिंग पार्टी अपने सपोर्टर्स को गवर्नर बना देती है। ये चीज भी आपने देखा होगा अभी। ये चीज तो आप अभी भी देख रहे होगे करंटली। जो रिजीम है गवर्नर मतलब गवर्नमेंट की, ये पुरानी रिजीम थी यूपीए तो भी होता था। उससे पहले जो सरकारें थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी जो जो जीतती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली थी, वो उनके फेवरेट जो होते थे वो गवर्नर बनते थे। तो इसके लिए ऐसा कोई मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद में फिर इनके टर्म और टेन्योर की बात करते हैं। गवर्नर का टेन्योर फिक्स नहीं होता, वो मैंने बता दिया। रेजिग्नेशन, हाँ, रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं? गवर्नर अगर रिजाइन करना चाहे तो प्रेसिडेंट को रिजाइन देता है ये। ठीक है, गवर्नर अगर रिजाइन करेगा तो प्रेसिडेंट को, यहाँ कोई वाइस गवर्नर नहीं होता कि उनको रिजाइन दिया जाएगा। सिर्फ गवर्नर होता है, तो वो रिजाइन करना चाहे तो प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। ठीक, और इनका जो रिमूवल होता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं फॉलो करना होता, प्रेसिडेंट कभी भी गवर्नर को हटा सकते हैं। ठीक, और दूसरी, इस रिमूवल का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। ये कंप्लीटली प्रेसिडेंट के डिस्कशन का है मैटर। प्रेसिडेंट चाहे तो हटा सकते हैं। और प्रेसिडेंट की डिस्कशन का भी क्या, प्रेसिडेंट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के अंदर काम करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर मेन अथॉरिटी चाहे, अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको प्रेसिडेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप मेन बात जानना चाहते हो तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ की बात है। ठीक है। और इनका ट्रांसफर की बात है जो, तो ट्रांसफर एक स्टेट के गवर्नर को दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आप देखोगे केरला के जो गवर्नर थे, श्री आरिफ मोहम्मद खान, उनको ट्रांसफर करके बिहार का गवर्नर बना दिया गया। फिर बिहार के गवर्नर को कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। फिर जैसे वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, उनका प्रमोशन करके, प्रमोशन नहीं मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट जब बन गए तो फिर वहां पे कोई और नए गवर्नर आ गए दूसरे स्टेट से। ठीक, तो ऐसा ट्रांसफर चलता रहता है, गवर्नर्स का ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में फिर अगर नया गवर्नर अपॉइंट नहीं होता है तो एग्जिस्टिंग गवर्नर, जब तक नया गवर्नर नहीं आता तब तक अपनी पोजीशन पर रहता है। ठीक है। तो यही बात है। और एक और चीज है कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो कैनेडियन मॉडल से लिया गया है। कैनेडियन इसलिए क्योंकि जैसे कनाडा में प्रोविंस और स्टेट के गवर्नर अपॉइंट होते हैं, वो सेंटर से अपॉइंट होते हैं, वैसे ही इंडिया में भी गवर्नर जो अपने स्टेट के होते हैं वो भी सेंटर से ही अपॉइंट होते हैं। तो इसलिए प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम कैनेडियन मॉडल। ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट के बाद आते हैं हम पावर्स एंड फंक्शन पे। पावर्स एंड फंक्शंस जो है, गवर्नर के पास चार मेजर टाइप्स की पावर होती हैं। सबसे बड़ी पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर की। एग्जीक्यूटिव पावर, इसमें क्या होता है, गवर्नर एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करता है। चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंटमेंट का काम इनका होता है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। फिर एडवोकेट जनरल और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के का सिलेक्शन करना, ये भी गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है। फिर प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड करना, अगर स्टेट में गवर्नमेंट प्रॉपरली काम ना करे, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, टेक्निकल टर्म यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए तो प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड करना, जैसे कि मणिपुर के केस में है। ठीक है। उसके बाद में फिर लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर जो गवर्नर की होती है, ये कि स्टेट लेजिस्लेचर का समन करना, प्रोरोग करना। ठीक है, समन प्रोरोग क्या होती है ये सब मैंने समझाया हुआ है आपको पार्लियामेंट के लेक्चर में। ठीक है। फिर विधानसभा को डिसॉल्व, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। फिर बिल्स पे एसेंट देना, रिजेक्ट करना या प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन के लिए भेज देना। ठीक है। उसके बाद फिर ऑर्डिनेंस पास करना जब असेंबली सेशन में ना हो। ठीक है, तो ये सब पावर्स जो है ये इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स में आती है। फिर फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं प्रेसिडेंट गवर्नर के पास। फाइनेंशियल पावर ये होती है कि स्टेट के एनुअल बजट को गवर्नर की अप्रूवल से ही पास किया जाता है। कोई भी मनी बिल गवर्नर की परमिशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। जैसे सेंट्रल में कोई भी मनी बिल विदाउट विदाउट प्रेसिडेंट परमिशन के इंट्रोड्यूस नहीं होता, वैसे ही
स्टेट में कोई भी मनी बिल विदाउट गवर्नर के परमिशन के इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ मनी से विड्रॉल करने का भी अप्रूवल यही करते हैं, गवर्नर ही। ठीक, फिर जुडिशियल पावर्स इनके पास भी होती है। जुडिशियल पावर्स ये होती है कि गवर्नर किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को माफ कर सकते हैं या उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग्स का भी कुछ अथॉरिटी गवर्नर के पास होती है। ठीक है, तो ये जुडिशियल पावर्स हो गई इनकी। फिर कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं। तो डिस्क्रिशनरी पावर ये होती है कि जैसे गवर्नर सिर्फ सीएम और मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही काम करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं। कभी डिस्क्रिशनरी पावर्स इस तरह से होती है इनके पास कि जैसे हंग असेंबली का सिचुएशन हो जाए। ठीक है, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो गवर्नर डिसाइड करता है कि किसे सीएम बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर होगी इसके इनके पास। फिर अगर बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके देना है या असेंट देना है या नहीं देना है, ये भी अथॉरिटी इनके डिस्क्रिशन की बात हो जाती है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट का रूल रिकमेंडेशन करना, ये भी गवर्नर के डिस्कशन की बात है। फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर का गवर्नर यूनिवर्सिटीज के अपॉइंटमेंट और डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये काफी न्यूज में भी रहा है ये मैटर। तो इसके बारे में भी अगर आप द हिंदू पढ़ते होगे तो आपने ध्यान दिया होगा गवर्नर के बारे में इसमें। ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है गवर्नर को एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन बनाती है। ठीक है, स्टेट में काफी पावरफुल इनको बनाता है, चीफ मिनिस्टर के बाद अच्छा पावर रहता है इनके पास। तो इससे हम देखते हैं कि गवर्नर के पास सिर्फ सेरिमोनियल पावर्स नहीं है बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट और रियल पावर्स भी है। तो ये इनके पावर्स एंड फंक्शंस हो गए गवर्नर के। ठीक है, उसके बाद एक ये भी रहता है कि गवर्नर का रोल ज्यादातर कंट्रोवर्सी में बहुत रहता है। गवर्नर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टेट बिल्स को डिले करते हैं। जैसे कई बार गवर्नर इंटेंशनली बिल को डिले करते हैं ताकि वो असेंट नहीं देते हैं, क्योंकि स्टेट में कोई और सरकार चल रही होती है, सेंट्रल में कोई और सरकार चल रही होती है, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से हो, होता है कि वो कई बार इन बिल्स को असेंट नहीं देते, और कई कई बार तो जरूरी बिल्स को भी असेंट नहीं मिल पाता उस वजह से। और कई कई बार ऐसे बिल्स को भी असेंट नहीं मिल पाता जो स्टेट अपनी मनमर्जी के लिए चला रहा है, जो सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों केस में ऐसे बिल्स को डिले करने का काम गवर्नर ही करते हैं। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स में जैसे कुछ स्टेट्स, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यूनिवर्सिटीज के अपॉइंटमेंट को लेकर कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। महाराष्ट्र में अब तो नहीं, अब तो गवर्नर गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो अब तो नहीं उतना कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन हाँ, पहले लेकिन तमिलनाडु में अभी भी होती है। अभी ये न्यूज में आपको सुनते आ रहे होंगे, तमिलनाडु गवर्नर से हमेशा खटपट खटपट कुछ ना कुछ चलती रहती है। केरला में भी कितनी ज्यादा चल रही थी खटपट, तो फिर बाद में गवर्नर ही चेंज हो गए वहां पे। आरिफ मोहम्मद खान कहीं और चले गए, अभी नए गवर्नर आए। फिर एक बार जब पुडुचेरी में भी, आपको याद हो, पुडुचेरी में तो खैर लेफ्टिनेंट गवर्नर थी वो, किरण बेदी। उस समय भी काफी ज्यादा खटपट चल रही थी। तो ये चीजें चलती रहती हैं, ये कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं इनकी, गवर्नर की और स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंट रिमूवल जो होता है गवर्नर्स का, पॉलिटिकल पार्टीज नॉर्मली अपने अपोजिशन के गवर्नर को हटा देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल कई बार जो होता है कि गवर्नर की रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, जो फेडरलिज्म के स्पिरिट के अगेंस्ट भी होता है ये। ठीक है, तो इनमें भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। वो रिकमेंडेशन आप मेंस के लिए पढ़ लो, प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, एक आध दो क्वेश्चन आ सकता है उससे, अगर पढ़ लोगे तो कोई खराब नहीं है। पंची कमीशन का रिकमेंडेशन है, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन है गवर्नर के लिए। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नर के रोल को क्लियरली डिफाइन होना चाहिए ताकि उसकी इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी बनी रहे। ठीक, तो ये चीजें जरूरी थी। इसके अलावा इसके बाद में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, आई होप वो प्रीवियस ईयर वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आप उसमें से जाके देखो, उसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे गवर्नर के। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे दो क्वेश्चन देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है 2018 का है हुआ ये। No criminal proceedings shall be instituted against governor of a state in any court during his term of office. फिर दूसरा है द emoluments and allowances of governor of the state shall not be diminished during his term of office. ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखो। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगर अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। बात सही है भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे ही अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उस समय चालू होने लग जाएंगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की गरिमा घट कम हो जाएगी ना। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की गरिमा कैसे कम होने दिया जा सकता है, तो इसलिए
ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होती। और ये लॉजिक आप अगर कोई नॉर्म और दूसरा भी क्वेश्चन आता है तो ये लॉजिक आप लगा सकते हो। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन डू दिस, या फिर क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट कैन डू दिस, या सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू दिस टू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो आप ये उस स्टेटमेंट को नॉर्मली आप नकार सकते हो कि नहीं, ऐसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की गरिमा को कैसे दिक्कत किया सकता है। तो ठीक है, तो उस तरह ये स्टेटमेंट सही हो जाता है क्योंकि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लिखा है इन ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये है, emoluments and allowances of governor of a state shall not be diminished during his term of office। तो अगर आपने अगर अभी तक लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी एक बार भी पहले फुल अगर एक बार पढ़ लिया होगा तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली किसी का भी एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस कम नहीं किए जाते हैं ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो गवर्नर से थोड़ी कोई दुश्मनी है, स्पेशली गवर्नर क्यों कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है, emoluments and allowances of governor of a state shall not be diminished during his term of office। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें क्वेश्चन में फिर पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो वन ओनली नहीं, टू ओनली नहीं, बोथ वन एंड टू हाँ। तो सी ऑप्शन सही हो गया इसमें। ठीक है, इस लॉजिक बेसिस पे इसको आप ऐसे कर सकते हो। और बाकी गवर्नर आप जब पढ़ोगे चैप्टर तो उसमें आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ठीक, सबसे पहला पावर दिया है सेंडिंग अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। हाँ, हमने अभी पढ़ा था ये। ठीक, तो ये तो है वन ऑप्शन है होगा, तो वन पे टिक मार्क मार दिया हमने। वन पे टिक मार्क मार दिया तो जिसमें वन नहीं है उसको काट दो। ठीक है, फिर अगला देखो, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, इसको होल्ड पे डाल दो। फिर तीसरा ऑप्शन पे आ जाओ। तीसरा कहता है कि रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये तो है इसका, क्योंकि ये मैंने तो अभी पढ़ाया है। तो ये भी उसके उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो वन और थ्री किस किस में साथ साथ में है, इसमें बी में है, डी में है, वन ए में नहीं है, तो वो ए वाला ऑप्शन भी कट गया। तो अपने पास अब बचे दो ऑप्शन, बी और डी। ठीक है, तो ऐसे हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। ठीक, अब अपने पास दो ही ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए बचे। सॉरी, दो ही ऑप्शन में से इनमें से इन्हीं में से कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो रिस्क लेके निकल जाओ। अगर आपको थोड़ा सा और आता है तो अगले और ऑप्शन पे जाते हैं। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, नहीं ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स का तो काम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करना, वो तो डिस्क्रिशनरी पावर्स चीफ मिनिस्टर का होता है ना, कि भाई चीफ मिनिस्टर किसको मिनिस्टर बनाना चाहता है, किसको नहीं बनाना चाहता। तो गवर्नर का काम कहाँ से आ गया। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। ठीक है, तो दूसरा तो नहीं होगा, तो दूसरा जिस ऑप्शन में उसको हटा दो। बचा सिर्फ बी, यानी वन एंड थ्री ओनली। तो इसका ऑप्शन वन एंड थ्री ओनली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। देखो, अगर आपको देखो पढ़ के जाना पड़ेगा, अगर पढ़ के नहीं जा रहे हो तो लॉजिक से ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है गवर्नर का। और इसको आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे। लक्ष्मीकांत से आप पढ़ने के बाद फिर जो डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आपके, आप पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे ये व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, या नीचे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो अपने सवाल। कोई भी और क्वेश्चन हो तो, और बाकी और क्वेश्चंस देखने हैं आपको तो पीवाईक्यू सीरीज में बहुत डिटेल में कराया गया है, वो सारे क्वेश्चंस आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा गवर्नर का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, तब तक आप पढ़ो लक्ष्मीकांत। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।